डेली वेजेस की आपने बात की बीच में, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई। लद्दाख के डेली वेजेस की तनख्वाहें डबल से ट्रबल हो गई, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस अभी भी सड़कों पे लाठीचार्ज खा रहे हैं। उनके लिए क्यों नहीं कोई आवाज़ या कोई इस तरह का कोई मरहम लगाया जाता है, जिस तरह से लद्दाख में अगर डेली वेजेस को, एसपीओज को या बाकी जो डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं उनको राहत मिल सकती है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही इतनी बेइंसाफी होती है? देखिए, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल करना है। उनको यहाँ की जगह चाहिए, यहाँ के लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। वो जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं करते। लेकिन सरकार तो अभी यहाँ पे आपकी अलायंस की है ना? अभी अलायंस, आप मुझे मेरी बात सुनिए, जो भी यहाँ से हम कोई भी डिसीजन जब लेंगे तो यूटी में आपको पता है कि क्या प्रोसीजर होता है। यूटी में क्या प्रोसीजर, अगर वो वाकया ही सीरियस होते तो वो अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में वो इस चीज़ को टेकअप करते। अब उन्होंने नहीं कहा। हमारी सरकार जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंडिया अलायंस की सरकार है, वो वचनबद्ध है कि डेली वेजेस का मुद्दा उठाने के लिए, और वो हम उठाएंगे और जो भी उसमें बेहतर होगा, जो उसको रेगुलाइज करने का जो प्रोसीजर होगा उसको अडॉप्ट करेंगे। हर एमएलए कोई ना कोई बिल लेकर के आ रहा है, चाहे वो सियासत ही क्यों ना कर रहा हो। क्या आप भी कोई इस तरह का बिल लाएंगे जिसमें डेली वेजेस की बात होगी, जिसमें एसपीओज की बात होगी, या बाकी महकमों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात होगी कि एक बिल लाया जाए, ताकि बिल प्रपोज तो हो, वहाँ पे आए तो सही, उसका समर्थन करते नहीं करते, पास होता नहीं होता, वो बात की बात है। देखिए, एक मिनिमम वेजेस बिल है, वो मैंने उसको लाने की सोचा है कि मिनिमम वेजेस बिल, जैसे क्योंकि जो गवर्नमेंट का एक सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. राजौरी से एमएलए और कांग्रेस सीनियर नेता इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया। सर साहब, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोगों ने जो है कांग्रेस का दामन थामा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले उनका स्वागत है। कांग्रेस ने जो लड़ाई स्टार्ट की है स्टेटहुड के लिए, तो उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। करा साहब की अध्यक्षता में जो स्टेटहुड की मुहिम पूरे जम्मू प्रोविंस में आपने देखा, हर डिस्ट्रिक्ट में कन्वेंशंस हुई और लोगों का भरपूर समर्थन मिला। राजौरी में भी ऐसी बड़ी जनसभा हुई और लोग कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर आज काफ़ी सारे जो एक्स सरपंच हैं वहाँ और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं शाजिया तबस्सुम चौधरी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। और भी काफ़ी लीडर, पंच, बाकी काफ़ी लीडर, 10-12 लीडर्स ने कांग्रेस ज्वाइन की। यहाँ तारिक हमीद करा साहब की मौजूदगी में मैं भी वहाँ मौजूद था। मैं उनका वेलकम करता हूँ। तो ये दिखलाता है कि जो कांग्रेस का कारवां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उस कारवां में लोग अपना योगदान दे रहे हैं।
उसका सब सेशन भी शुरू होने वाला है 3 मार्च के बाद, तो कैसा घमासान रहेगा? जो कश्मीर में हालात दिखे असेंबली के अंदर, क्या उसी तरह के हालात जम्मू में भी होंगे? देखिए, जो असेंबली है वो एक प्लेटफॉर्म है बैटल ऑफ आइडियाज़, और लोग चुनकर हमें असेंबली में ही भेजते हैं कि वो हम वहाँ लोगों के हकूक़ की बात कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जो भाजपा के विधायक हैं, 28 लोग हैं, उनको ये समझ ही नहीं कि भाई हमने कौन से मुद्दे पे बात करनी है या कौन सा मुद्दा उठाना है। आप भी देखिए, उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए होता है चुनाव या हंगामे वाला। तो पिछली बार भी कोई ऐसा मुद्दा था नहीं जिसको उन्होंने मुद्दा बनाया, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, क्योंकि बजट सेशन है और उसमें बजट पेश होगा, फिर उस बजट में क्या क्या रहेगा हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये सेशन चलेगा और लोगों के जो मुद्दे हैं, जो गरीब किसान का मुद्दा है, जो नौजवान के लिए रोज़गार का मुद्दा है, वो मुद्दे डिस्कस हो, डेवलपमेंट डिस्कस हो, ताकि लोगों की जो 10 साल के ज़ख्म हैं उन पर मरहम लगाया जा सके। उसका सब उमर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो अब आ रही हैं, काफ़ी बदलाव उसमें दिख रहा है। आपको लगता है कुछ, जिस तरह से लोग आशंकाएं जता रहे हैं कि कुछ मेल जोल जो है वो सेंटर के साथ हो चुका है, इसलिए स्टेटमेंट्स तब्दील हो चुकी हैं 370 को लेकर के, या बाकी सारी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, ये तो जो उमर साहब ने स्टेटमेंट दी तो वो तो वही जवाब देंगे कि उन्हें कौन सी स्टेटमेंट क्या। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये इंडिया अलायंस है, और इंडिया अलायंस ने प्री पोल अलायंस में चुनाव लड़ा, और आज भी वी आर अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, आउटसाइड सपोर्ट है। और किसी भी गवर्नमेंट को एटलीस्ट 1 साल का टाइम देना चाहिए ताकि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि पिछले 6 साल से इलेक्शन नहीं हुए। यूटी है, यूटी को स्टेट और यूटी में फ़र्क होता है, और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि 1 साल का समय देना चाहिए कि जो हमने पोल प्रॉमिसेस किए हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पोल प्रॉमिसेस अपने किए थे, या सरकार ने जो कहा, तो वो जो प्रॉमिसेस हैं वो उसको टाइम देना चाहिए ताकि उसमें पॉलिसी फ्रेम करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जहाँ तक आपने बात कही कि वो नज़दीकियों की, तो वो तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। स्टिल कल भी हमारी मीटिंग है वहाँ, लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग, तो उसमें तो कल हम बैठेंगे, जिसमें इंडिया अलायंस के जितने भी, उसमें अपनी पार्टी के लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी कल लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग है कल उमर साहब के वहाँ रेजिडेंस पे, तो वो उस पर चर्चा होगी कि बजट सेशन में क्या रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात है नहीं। उसका सब लगभग 4 महीने हो चुके हैं सरकार बने हुए, लेकिन काम का जिस लेवल का होना चाहिए, जो मैनिफेस्टो के तहत वादे पूरे किए जाने चाहिए, वो कुछ ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहे हैं। और जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, स्टेटहुड मिलेगा, पावर्स मिलेंगी तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन श्यामलाल शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता हैं, सीनियर लीडर, कांग्रेस में भी रहे हैं पहले, उन्होंने ये कहा है कि सिवाय होम डिपार्टमेंट के बाकी सब कुछ सरकार के पास है, लेकिन करने की नीयत नहीं है। देखिए, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, मेरे सीनियर लीडर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी में, मैं बड़े सम्मान के साथ उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो स्टेटहुड की बात क्यों नहीं उठाते। क्या स्टेटहुड कोई ऐसी चीज़ है जो हम संविधान, गैर संवैधानिक चीज़ तो है नहीं जो हम मांग रहे हैं, या लोगों के हित की बात ना है? स्टेटहुड तो लोगों के हित की बात है ना। बिल्कुल। तो बीजेपी वाले क्यों नहीं ये इस बात को तस्लीम करते? और दूसरी बात है ये है कि काम की जहाँ तक बात है, आपको भी पता है कि जब सरकार बनती है, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थी और उसके बाद यूटी में इलेक्शन हुए, तो बिजनेस रूल्स ड्राफ्ट करने थे, बाकी बहुत सारे काम हैं, पावर्स डिवीजन थी कि कौन सी पावर्स एलजी साहब के पास है, कौन सी पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। तो ये सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में समय तो लगेगा। और पहला बजट जो सेशन है अभी होगा, और मिडवे में हमारी सरकार अक्टूबर में बनी, और जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च से स्टार्ट होता है। तो वो चीज़ है, क्योंकि सरकार को कभी भी काम, उसकी परफॉर्मेंस में एटलीस्ट 1 साल लगता है डिलीवर करने में। आप पहले भाजपा के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 साल आपने पीडीपी के साथ सरकार चलाई, उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी है, आपको क्या नैतिक अधिकार है पिछले 10 साल का आप हिसाब दे दो कि आपने जम्मू कश्मीर में क्या दिया? आपने बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। आपने पेपर्स
लीक करने के सिवा कुछ नहीं दिया। आपने बेरोजगारी में हमारी रियासत को नंबर 1 कर दिया। आपने हमारे रिसोर्सेज बाहर के लोगों को दे दिए, यहाँ के जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोगों को दे दिया। तो आपकी कथनी और करनी में तो पहले ही अंतर है। आप पहले ये तो क्लियर करिए कि आप जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड चाहते हैं कि नहीं चाहते। आप यहाँ के लोगों की जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर यहाँ के लोगों का हक चाहते हैं या नहीं चाहते। आप यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के नौजवानों के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते। आप यहाँ की ज़मीन का अधिकार यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। मैं आपके माध्यम से उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उत्तराखंड ने अभी बिल पास किया कि बाहर वाला कोई भी यहाँ जगह नहीं खरीद सकता। जहाँ बीजेपी की सरकार है वो स्टेटें ये लॉ पास कर रही हैं कि बाहर वाला कोई जगह नहीं खरीद सकता, और ये इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज लोगों को दे रहे हैं, बाहर वाले लोगों को। तो ये तो उनकी ये हालत है। तो ये क्या बात करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनको जो जनता ने मैंडेट दिया उसका सम्मान करके इनको अपनी केंद्र की सरकार को बोलना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने विद इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट ये वादा किया था कि हम जल्द स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, उसको रिस्टोर करना चाहिए। इसका सब आप एज एन एमएलए असेंबली में जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके कांग्रेस नेता होने के नाते, कांग्रेस के एमएलए होने के नाते राजौरी के मामला के चलते? देखिए, मैं बतौर एमएलए, क्योंकि एमएलए का एक काम होता है कि जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाना, और मैं जम्मू प्रोविंस, क्योंकि वैसे तो हम 6 लोग हैं और 5 कश्मीर से और 1 जम्मू से, हम तो जॉइंट ही मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जम्मू, क्योंकि मेरी थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ अगर कांग्रेस का मैं एक इकलौता यहाँ जम्मू प्रोविंस से विधायक हूँ, तो जहाँ मैं अपनी विधानसभा के जो जनता के मुद्दे हैं वो तो मैं उठाऊंगा, लेकिन जो मुद्दे जम्मू प्रोविंस के हैं या जम्मू कश्मीर रियासत के हैं वो भी मैं उठाऊंगा। और जो लोगों की मुश्किलात है उनको हम, क्योंकि जनता की आवाज़, हमें जिम्मेदारी है जनता की आवाज़ असेंबली में उठाना, नौजवानों की आवाज़, डेली वेजर्स की आवाज़, उसके बाद डॉक्टर्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की आवाज़, जो इतनी देर से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है उसकी आवाज़ उठाना, यहाँ के व्यापारी की आवाज़, यहाँ के स्टूडेंट की, नौजवानों की, ये सारे जो मुद्दे हैं वो हम असेंबली में उठाएंगे। सर, 2 बिल जो हैं प्रपोज हुए हैं जो असेंबली में अब लाने हैं, आप देख रहे हैं, एक शराबबंदी को लेकर के है, एक स्टेट लैंड्स को लेकर के है। शराबबंदी पे अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस चाहती है कि J&K में शराब बैन हो? नहीं, क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं चाहेगी। शराबबंदी जो बिल है, जैसे गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। वो इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन उमर साहब तो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, अगर वो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से क्या कहते हैं, आज जो बिल ला रहे हैं, जब ये सरकार में थे तो इन्होंने क्यों नहीं लाया तब? अब एक नीयत की भी तो बात है ना। नहीं, अब मुद्दा भी तो देखना है कि मुद्दा जायज़ है या ना जायज़ है। नहीं, जायज़ है, मुद्दा जायज़ है तो उसका समर्थन करने में क्या दिक्कत है? मैंने वही कहा कि नीयत भी तो देखनी है कि आपने किस नीयत से, उन्होंने तो किस नीयत से लाया है। तो ये ठीक है, असेंबली में जब आएगा। और दूसरा जो आपने लैंड की बात कही, वो तो एक जेन्युइन मुद्दा है, उस पर होना चाहिए। हम तो जो जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर हमारा पूरा समर्थन है। सब डेली वेजेस की आपने बात की, बीच में लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई। लद्दाख के डेली वेजेस की तनख्वाहें डबल से ट्रबल हो गई, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस अभी भी सड़कों पे लाठीचार्ज खा रहे हैं। उनके लिए क्यों नहीं कोई आवाज़ या कोई इस तरह का कोई मरहम लगाया जाता है, जिस तरह से लद्दाख में अगर डेली वेजेस को, SPOs को या बाकी जो डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं उनको राहत मिल सकती है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही इतनी बेइंसाफ़ी होती है? देखिए, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल करना है। उनको यहाँ की जगह चाहिए, यहाँ के लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। वो जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं करते। लेकिन सरकार तो अभी यहाँ पे आपकी अलायंस की है ना? अभी अलायंस, आप मुझे मेरी बात सुनिए, जो भी यहाँ से हम कोई भी डिसीजन जब लेंगे तो यूटी में आपको पता है कि क्या प्रोसीजर होता है। यूटी में क्या प्रोसीजर, अगर वो वाकया ही सीरियस होते, तो वो अपने LG एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में वो इस चीज़ को टेकअप करते। अब उन्होंने नहीं कहा। हमारी सरकार, जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंडिया अलायंस की सरकार है, वो वचनबद्ध है कि डेली वेजर्स का मुद्दा उठाने के लिए, और वो हम उठाएंगे
और जो भी उसमें बेहतर होगा, जो उसको रेगुलाइज करने का जो प्रोसीजर होगा उसको अडॉप्ट करेगा। हर एमएलए कोई ना कोई बिल लेकर के आ रहा है, चाहे वो सियासत ही क्यों ना कर रहा हो। क्या आप भी कोई इस तरह का बिल लाएंगे जिसमें डेली वेजेस की बात होगी, जिसमें एसपीओज की बात होगी, या बाकी महकमों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात होगी कि एक बिल लाया जाए, ताकि बिल प्रपोज तो हो, वहाँ पे आए तो सही, उसका समर्थन करते नहीं करते, पास होता नहीं होता, वो बात की बात है। देखिए, एक मिनिमम वेजेस बिल है, वो मैंने उसको लाने की सोचा है कि मिनिमम वेजेस बिल, जैसे क्योंकि जो गवर्नमेंट का एक है, क्योंकि आजकल आपने देखा कि 500 पे भी लोगों को लगाया जाता है, बिल्कुल 3000 पे भी लोगों को लगाया जाता है, लगे हैं लोग, ले रहे हैं 3000। तो मिनिमम वेजेस, अगर एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए, उसको अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसको एक अमाउंट की ज़रूरत है, लेकिन जब हम उसको मिनिमम वेजेस करेंगे तो वो सरकार के लिए बाध्य हो जाएगा कि मिनिमम इतनी सैलरी उसको देनी है। तो ये बिल असेंबली में मैं लाने की कोशिश करूँगा कि ये बिल अगर टेकअप हो जाता है, ठीक, ये प्रपोज है ये कि मिनिमम वेजेस बिल, ताकि जो हम 3700 पे, मतलब 3700 रुपये में हम एक सरकारी कर्मचारी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम एक दिन का कितना दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वो मिनिमम वेजेस बिल होना चाहिए कि किसी भी आदमी को अगर हम कहीं भी सरकारी गवर्नमेंट भर्ती करते हैं तो एटलीस्ट उसका 400 या 500 रुपया जो उसको खाने पीने रहने उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए सक्षम हो, वो बिल लाने की कोशिश है। इसका सब कांग्रेस को आज के समय में आप कहाँ पे देखते हैं? किस रिगार्ड में? मजबूती के लिहाज में, लोगों के बीच में कांग्रेस कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? देखिए, कांग्रेस एक मूवमेंट है, कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के हर गांव में उसका कार्यकर्ता आपको मिलेगा। अब ठीक है, चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव हारते हैं, हमने तो वो मेजॉरिटी भी देखी जो 435 की है, हमने वो दौर भी देखा जब कांग्रेस ही कांग्रेस थी यहाँ। ठीक है, कांग्रेस को अगर आप चुनाव के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा, लेकिन अगर आप कांग्रेस को जनता के मुद्दे उठाने के हिसाब से देखोगे तो आज भी अगर जनता के कोई मुद्दे उठा रहा है, आप भी हमारे तारक हमीद करार साहब ने जम्मू प्रोविंस के अंदर हर ज़िले में जाकर कन्वेंशन की स्टेटहुड को लेकर, तो वो जनता के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो कांग्रेस फोरफ्रंट पे है। और वो कांग्रेस ये नहीं देख रही कि हमारे पास 6 सीटें हैं, हमारे पास 2 सीटें हैं, हमारे पास 6 सीटें हैं, फिर भी हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है, और कांग्रेस ने सत्ता के लिए कभी बात नहीं की, कांग्रेस ने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाने के लिए बात की और हमेशा जनता के मुद्दे उठाए। वर्कर्स की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा रोडा में। देखिए, परिवार है, जिस घर में आप बच्चों को बोलने की आज़ादी देंगे तो बच्चे अपनी शिकायतें करेंगे। तो ये तो मैं कहूँगा कि तारक हमीद करार साहब का विजनरी लीडरशिप है, लेकिन पब्लिकली तो नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, अगर किसी ने बात कही है तो वो लीडर पार्टी का मंच है, तो वहाँ अगर कोई बात करेगा तो वो बात ठीक है, किसी ने बात कही तो मैं तो वहाँ नहीं था, अगर कही है तो राजनीतिक तौर पर विचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई किसी का अगर नाराज़गी है तो वो अपनी लीडरशिप को सुना सकता है। इसमें ये राजनीति में अब यहाँ अलाउ करते हैं तो कोई बोलता है, जहाँ डिक्टेटरशिप होगी वहाँ कौन बोलेगा। उसका सब पूरे जम्मू प्रोविंस में बड़े पुराने नेताओं ने इलेक्शन लड़े, पुराने मंत्रियों ने, बड़े पैसे वालों ने, लेकिन एक इफ्तिकार अहमद जीता जम्मू प्रोविंस से, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा जो इलेक्शन राजौरी के जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान अगर सही मायने में कहीं खुली है तो वो राजौरी में खुली। बिल्कुल। और मेरे जीतने से एक चीज़ हुई कि लाखों नौजवान जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, मिडिल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए एक उम्मीद है कि अगर इफ्तिकार अहमद एमएलए बन सकता है, अगर ईमानदारी और दयानतदारी से काम किया जाए तो जनता समर्थन देती है। और ये जनता का प्यार है, मुझे हर ज़ात, हर बरादरी, हर मज़हब के आदमी ने वोट दिया। और जो ये करारा तमाचा उन लोगों को है जो मज़हब की राजनीति, मज़हब के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, मुझे हिंदू ने भी वोट दिया, मुस्लिम ने भी दिया, गुज्जर ने भी दिया, पहाड़ी ने भी दिया, ओबीसी ने भी दिया, सब कम्युनिटी ने वोट दिया, एससी कम्युनिटी ने भी वोट दिया, और मुझे वहाँ से जिता कर भेजा। सब आप राजौरी से जीत करके आए, आप ईमानदार हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप युवाओं की एक उम्मीद हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज से जो लोग इलेक्शन लड़े, क्या वो ईमानदार नहीं थे? क्या वो लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं थे? क्या वो? देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपने समीकरण है। चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं होता, कहीं मैनेजमेंट का पार्ट रहता है, कहीं ना कहीं
कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे। तभी हमारा ये, क्योंकि अगर लोकसभा का आप देखेंगे, लोकसभा में जो वोट परसेंटेज है वो विधानसभा में एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आई, क्योंकि लोकसभा में हम कम से कम 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने लीड ली। हालांकि होता ये है कि लोकसभा में कम कॉन्स्टिट्यूंसीज में आता है और विधानसभा में ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं हम जनता तक वो बात पहुंचा नहीं पाए। और उसी के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी, उसमें पहलुओं पर डिस्कशन हुई, उस पर काम हो रहा है। कोई इलेक्शन फाइनल इलेक्शन नहीं होता, कोई हार राजनीति में परमानेंट हार नहीं होती और कोई जीत परमानेंट जीत नहीं होती। हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हमने उसका आत्मचिंतन और मंथन किया, और आगे आने वाले चुनाव हम और मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। इकबाल भाई, अब सेशन शुरू होने जा रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता आपको देख रही है, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं उनसे यही कहूँगा कि जो एतमाद आपने मुझे दिया, मैं उनके मुद्दे असेंबली में उठाऊँगा। आपकी आवाज़, आप नौजवानों की आवाज़, गरीब मजदूरों की आवाज़ मैं असेंबली में उठाऊँगा, और असेंबली में जो आपने काम हमें सौंपा वो ईमानदारी से हम उसको निभाएंगे। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो इफ्तार अहमद साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, MLA राजौरी, कांग्रेस सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।